अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क के 75 अजला में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को कौम के नाम वक्फ करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत की तरजीह बैंकिंग खिदमात को दूर दराज घर घर पहुंचाना है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के आगाज के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश करते हुए मोदी ने कहा कि आज मुल्क एक बार फिर डिजिटल इंडिया की इस्तेताब का गवाह बन रहा है। ये मुल्क के 75 अजला में ज़मीन पर उतर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के 99% से ज़्यादा देहातों में 5 किलोमीटर के अंदर ही कोई ना कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग फ्रेंड मौजूद है। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। यूपीआई जैसा बड़ा उदाहरण हमारे सामने है और भारत इसके लिए गर्व करता है। यूपीआई अपने तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत में आप इसे शहर से लेकर गांव तक, शोरूम हो या सब्जी का ठेला, हर जगह आप उसे देख सकते हैं। यूपीआई के साथ ही अब देश के जन सामान्य के हाथों में रुपे कार्ड की ताकत भी है। एक समय था जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक एलिट व्यवस्था मानी जाती है, बड़े समाज के रईसों की व्यवस्था मानी जाती थी। कार्ड भी विदेशी होते थे, उन्हें इस्तेमाल करने वाले भी बहुत गिने चुने लोग होते थे और उनका इस्तेमाल भी वैसी ही चुनिंदा जगहों पर ही होता था। लेकिन आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड सामान्य मानवी के पास है। आज भारत का स्वदेशी रुपे कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ये जोड़ एक और गरीब की गरिमा और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है, तो साथ ही बैनुल अक़वामी एक्सचेंज मार्केट में रुपए की पोजीशन का दिफा करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हिंदुस्तानी करेंसी ने डॉलर के मुकाबले दीगर उभरती हुई मार्केट की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया है। आज मीडिया से बात करते हुए सीतारमन ने कहा कि सबसे पहले मुझे मौजूदा सूरत हाल के बारे में ये कहना है कि ये रुपए की कदर में कमी नहीं बल्कि डॉलर की मजबूती का मामला है। उन्होंने कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है और मजबूत होते डॉलर के सामने रुपया मजबूती से खड़ा है। डॉलर को मजबूत करने का चैलेंज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दीगर तमाम करेंसियों को दरपेश है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी रुपया दीगर तमाम उभरती हुई मार्केटों के मुकाबले बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। Thank you so much for doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. But
I think the efforts are by the RBI more towards maintaining a certain, let's say, more towards seeing that there are not too much of volatility. It is not to intervene in the market to fix the value of rupee. So containing the volatility is the only exercise that RBI is involved in. And I've said this. वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के रुपए और डॉलर्स को दिए गए सहाफती बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि कांग्रेस की तर्जुमा सुप्रिया श्रीकांत ने कहा कि लहसुन प्याज ना खाने के बड़े खुलासे के बाद निर्मला सीतारमण का ये एक और तर्क है, रुपया कमजोर नहीं हुआ बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। आज निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती है, लेकिन दो चार बातें यहाँ पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में, 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। दूसरी बात, रुपए को मजबूत करने के लिए पिछले 10 से 11 महीने में $100 बिलियन खर्चा किए गए हैं, लेकिन रुपया संभल नहीं रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था पर और मोदी सरकार की नीतियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तीसरी बड़ी बात, और यह जरूरी बात है समझना, 86% भारत का ट्रेड डॉलर में होता है। तो जब रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है तो उसका दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे एक्सटर्नल ट्रेड पर, हमारे इंपोर्ट हर तरह से पड़ता है। लेकिन वित्त मंत्री को तो इसकी चिंता ही नहीं है। उन्होंने आज एक नई थ्योरी निकाल दी, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वैसे ही जैसे उनके आका ने एक बार बोला था कि सर्दी नहीं बढ़ रही है, लोगों की उम्र बढ़ गई है, वो सह नहीं पा रहे। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर होता रुपया महंगाई को बढ़ाता है, टूटता होता रुपया आपके खाने की थाली तक को प्रहार करता है, और इसलिए वित्त मंत्री को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। लेकिन लहसुन प्याज वो खाती नहीं है, रुपया जो है वो कमजोर हो नहीं रहा है, बेरोजगार है नहीं, फ्री फंड का खाना मिल रहा है, महंगाई कहीं दिखती नहीं है, यही सब बातें कहकर काम चलाया जा रहा है। देश की जनता जूझ रही है तो जूझे, उनसे उनको क्या मतलब है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने 39वें दिन कर्नाटका के बेल्लारी जिले के संगनाकल गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस कारकुन चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका अख्तिताम जम्मू कश्मीर में होगा।
बीजेपी ने इतवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी का एक एनिमेशन वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। एनिमेशन जो 2 मिनट से ज्यादा तवील है, राहुल को फिल्म शोले के असरानी के किरदार के तौर पर पेश करता है। इस वीडियो में कांग्रेस एमएलए के गोवा छोड़ने, गुलाम नबी आजाद समेत कई दूसरे कायदीन की रुखसती और राजस्थान में अंदरूनी कशमकश के अलावा दीगर चीजों पर भी तनकीद की गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी और उनकी वालदा सोनिया गांधी के हवाले से एनिमेशन के साथ ट्वीट किया, मां मुसीबत खत्म क्यों नहीं होती, ये खत्म हो गया, टाटा अलविदा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के इस वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया, कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी देखकर परेशान है और मायूसी के आलम में बीजेपी ऐसा कदम उठा रही है। कांग्रेस ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के वादे वाला एक एनिमेशन वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी लोगों से किए हुए वादों से उसका जवाब देने से बचते फिरते यहां वहां भागते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कांग्रेस सदर के ओहदे के इंतखाब में पीर को कर्नाटका के बेल्लारी के संगनाक्लू में अपना वोट डालेंगे। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को कहा कि राहुल गांधी के वोट डालने के बारे में किसी किस्म की कयास आराई की जरूरत नहीं है और वो कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दीगर मंदूबीन के साथ संगनाक्लू में वोट डालेंगे। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी कल सदर के इंतखाब के लिए अपना वोट कहां डालेंगे। कुछ भी कयास नहीं किया जाना चाहिए। वो तकरीबन 40 दीगर भारत जोड़ो यात्रियों जो पीसीसी के मंदूबीन हैं उनके साथ बेलारी के संगनाक्लू में भारत जोड़ो यात्रा के कैंप के मुकाम पर वोट डालेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर के ओहदे का इंतखाब 17 अक्टूबर को होना है। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जा रही है, कर्नाटका के बेल्लारी जिले में है और पार्टी के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने यात्रा में शामिल डेलीगेट्स के लिए यात्रा के मुकाम पर ही वोट देने के इंतजाम किए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि कुछ लोगों ने अंग्रेजी को फरोग देते हुए उसे दानिशवराना सलाहियत से जोड़ दिया, लेकिन इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अमित शाह ने आज हिंदी ज़बान में तिब की तालीम के लिए एक मिसाली पहल शुरू की। पिछले कई महीनों से जारी इस प्रोजेक्ट के तहत MBBS साल अव्वल की किताबें हिंदी ज़बान में तैयार की गई हैं। इस तकरीब में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा और तिब्बी तालीम के वज़ीर विश्वास सारंग भी मौजूद थे। जिसको वो समझता है तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है जो शिक्षा से उसको निखारनी है।
अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को मुखातिब किया। ये रैली इसलिए अहम है क्योंकि इस साल दिसंबर में दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात होने का इम्कान जताया जा रहा है। रैली में नड्डा ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली में घोटाले पर घोटाला किया। कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल तुमने दिल्ली को किया बेहाल, अब तुम्हें दिल्ली से जाना होगा, बीजेपी को यहाँ आना होगा। नड्डा ने आगे कहा कि ये वही लोग हैं जो लोकपाल बिल लेकर आने वाले थे, आज घोटालों पर घोटाले कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि यह सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा, इस बात की हमको तैयारी। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाला मामले में आज सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया। टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे ऑफिस बुलाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच एजेंसियों ने अब तक इस केस में 3 मुलजिमीन विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मनीष सिसोदिया पर भी इल्जाम हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कायद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक सीबीआई बता नहीं पाई है कि मनीष जी के पास से क्या मिला है। सीबीआई ईडी ने फर्जी घोटाले की जांच के लिए 400-500 ऑफिसर्स को लगाया, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी करप्शन का नहीं मिला। समन मिलने के बाद सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उन्होंने लिखा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं मिला। मेरा बैंक लॉकर तलाश किया गया, उसमें कुछ नहीं मिला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने कल 11 बजे मुझे हेडक्वार्टर सीबीआई हेडक्वार्टर्स बुलाया। मैं जाऊंगा और पूरा ताउन करूंगा। इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि इससे पहले बीते जुमे को शराब घोटाला केस में ईडी ने दिल्ली में 25 जगह छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने दारुल हुकूमत के कई शराब कारोबारियों के रिहायशी मकानों के अलावा दीगर ठिकानों पर तलाशी ली थी। सीबीआई ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी करके मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई दफ्तर बुलाया है, एक नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये पूछताछ नहीं है,
गिरफ्तारी करना है, जेल में डालना है मनीष सिसोदिया को। और क्यों जेल में डालना है? क्योंकि गुजरात के चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली है। गुजरात में मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम लग रहा है। गुजरात के अंदर मनीष सिसोदिया की रैलियां, सभाएं और प्रचार का कार्यक्रम लग रहा है। उससे पहले यह नोटिस गिरफ्तारी का नोटिस है, यह नोटिस जेल में डालने का नोटिस है, यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी की हार का संकेत है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा का संकेत है। कितने आरोप लगाए मनीष सिसोदिया पे? कहने लगे 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। उस 10,000 करोड़ के घोटाले को पकड़ने के नाम पे 500 जगहों पे छापेमारी की है सीबीआई ने अब तक। 500 जगहों पे छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे, कहीं गद्दा फाड़ रहे, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। फिर हताशा में बोले बैंक का लॉकर चेक करना है। बैंक का लॉकर चेक करने चले गए। वहां पता चला मनीष सिसोदिया जी के बच्चे का झुंझुना मिला था वहां बैंक के लॉकर में। वो झुंझुना लेके चले आए। सीबीआई ने और भारत पंजाब के साबिक वजीर सनत सुंदर श्याम अरोड़ा को पंजाब विजिलेंस ने इतवार के रोज गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मोहाली की अदालत में पेश किया गया, जहां 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक केस को मुतासिर करने के लिए ब्यूरो के एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल को 50 लाख रुपए रिश्वत देने के इल्जाम में एक साबिक वजीर को गिरफ्तार कर लिया है। अरोड़ा को हफ्ते की रात मोहाली के ज़ीरकपुर में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने मुबैना तौर पर विजिलेंस ब्यूरो के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल को नकद रकम देने की कोशिश की। वो पिछली कांग्रेस हुकूमत में तीसरे साबिक वजीर हैं जिन्हें इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद गिरफ्तार किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने के फौरन बाद साबिक वजीर धर्मसूत, जो अमरिंदर सिंह की क़यादत वाली हुकूमत में वजीर जंगलात थे, उन्हें जून में बदनवानी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर संगत सिंह गुलजिया, जो चरणजीत सिंह चन्नी की क़यादत वाली हुकूमत में वजीर जंगलात थे, उन पर बदनवानी का मुकदमा दर्ज किया गया। फूड एंड सिविल सप्लाईज के साबिक वजीर भारत भूषण आशू को अगस्त में एक मुबैना फूड ट्रांसपोर्ट घपले में गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अरोड़ा के किरदार की जांच पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन के सनती प्लाटों के अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों में उनके मुबैना किरदार, सनती अराजी की नीलामी जिसे पहले जीएसटी को अलॉट किया गया था, उसके लिए की जा रही है। विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार पंजाब ने इतवार को कहा कि साबिक वजीर के खिलाफ इंसदाद बदनवानी एक्ट की दफ़ा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर 50 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश का इल्जाम है। मशहूर जादूगर ओपी शर्मा तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। वो कानपुर के ही रिहायशी थे। ओपी शर्मा शहर के बाड़ा इलाके में वाक़े भूत बंगला में रहते थे और उनकी मौत की इतला मिलते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। थिएटर और इंद्रजाल की दुनिया का हर फर्द गमगीन हो गया। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कई दहाइयों से जादू के स्टेज के वन मैन शो आलमी शोहरत याफ्ता जादूगर कानपुर के रिहायशी ओपी शर्मा के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। खुदा आंजहानी को अपने कदमों में मकाम दे और गमज़दा अहले खाना और मद्दाहों को इस गम को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत अता करे। ख्याल रहे कि जादूगर ओपी शर्मा जब भी किसी शहर में शो करने जाते थे तो 100 से ज़्यादा अफराद का काफिला उनके साथ होता था। उनकी टीम में बहुत से साथी फनकार, मौसीकार, ग्लोकार, मेकअप मैन, लाइटिंग कंट्रोलर, पेंटर, दर्जी वगैरह पर मुश्तमिल थी। जब ओपी शर्मा एक जगह से दूसरी जगह जाते तो उनका सामान 16 से ज़्यादा ट्रकों के जरिए पहुंचाया जाता था। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे बदमाश से
एक खातून बैंक मैनेजर भिड़ गई। चाकू से हमला करने और लूट के लिए धमकाने की कोशिश कर रहे बदमाश को मैनेजर ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद बैंक मुलाजिमीन ने उसे घेर कर पकड़ लिया। ये मामला श्री गंगानगर के मीरा चौकी पुलिस स्टेशन लिमिट्स का है। इतवार के रोज इसका वीडियो सामने आया। पुलिस ने बताया कि हफ्ते की शाम करीब 4 बजे 29 बरस का लविश उर्फ टिशू अरोड़ा इसने बैंक में लूटने की कोशिश की। मुलजिम ने मुलाजिमीन को मारने की धमकी देकर नकदी बैग में भरने को कहा। इसी दौरान बदमाश की जेब से प्लास निकालकर नीचे गिर गया। बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता ने प्लास उठा लिया और बदमाश से भिड़ गई। स्टाफ ने मिलकर मुलजिम को पकड़ा। बैंक मुलाजिमी ने बताया कि इस वाक़े के वक्त बैंक में करीब 35 लाख रुपए की नकदी थी। इत्तला पर मीरा चौकी से इंचार्ज रामविलास बिश्नोई की टीम के साथ पहुंचे और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है और बिग बॉस जैसे शोज का हिस्सा रह चुकी टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने 16 अक्टूबर को खुदकुशी करी। वैशाली पिछले 1 साल से इंदौर में रह रही थी, जहां उनके घर में उनकी लाश मिली। इतला मिलते ही पुलिस ने घर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वैशाली ठक्कर ने इंदौर के तेजाजी नगर में वाक़ अपने घर पर फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची लोकल पुलिस ने वैशाली की लाश के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने लव अफेयर की वजह सुसाइड करने के शक में इसी एंगल में जांच शुरू की है। नामीबिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के इफ्तिताही मैच में जॉन फ्राई लिंक की ऑलराउंड कारकर्दगी और जे स्मिथ की धमाकाखेज इनिंग की बदौलत श्रीलंका को 55 रन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 163 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 108 रन पर ऑल आउट हो गई। नामीबिया ने 14.2 ओवर्स में 93 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि वो 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फ्राई लिंक और स्मिथ की जोड़ी ने भरपूर बैटिंग की और 7वें विकेट के लिए 70 रन जोड़े। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 11 साल के नन्हे फास्ट बॉलर के फैन बन गए। रोहित ने न सिर्फ उसकी बॉलिंग देखी बल्कि उसके साथ नेट पर प्रैक्टिस भी की। बीसीसीआई ने बच्चे के साथ खेलते रोहित का वीडियो शेयर किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में है। इंडिया का पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ है, जबकि पहला वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 अक्टूबर को है। इतवार को टीम इंडिया ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। कप्तान रोहित शर्मा इतवार के रोज प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम से आते वक्त रोहित की नजर एक इंडियन ओरिजिन के 11 साल के दृशील पर पड़ी। दृशील फास्ट बॉलिंग कर रहा था। रोहित और दीगर खिलाड़ी खड़े होकर उसकी बॉलिंग देखने लगे। रोहित उसके बॉलिंग एक्शन स्पीड से इतना मुतासिर हुए कि उससे मिलने के लिए बुलाया। रोहित ने दृशील से बातचीत की और उसके साथ नेट पर पहुंचे। वहां दृशील ने रोहित के लिए बॉलिंग की। रोहित ने उसकी बॉल खेली और उसे टिप्स भी दिए। यूक्रेन के साथ जारी जंग के दरमियान रूस को बड़ा झटका लगा है। रूसी फौज पर शदीद फायरिंग की गई, जिसमें 11 रूसी फौजी हलाक हो गए। 15 से ज्यादा फौजी जख्मी बताए जाते हैं। रूस ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया। फायरिंग का वाकया 2 अफराद ने अंजाम दिया। दोनों रूसी फौज में रजाकार के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों मुसल्लह अफराद भी मारे गए। रूसी फौजी हुक्काम के मुताबिक फायरिंग यूक्रेन के करीब आर्मी फायरिंग रेंज में हुई। दोनों हमलावरों को रूस ने साबिक सोवियत यूनियन के शहरी करार दिया। दोनों फौजी हफ्ते के रोज बाकी फौजियों के साथ फायरिंग की मशक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अचानक बाकी फौजियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सेंट्रल मैक्सिको के बार में जुमेरात को फायरिंग हुई। इसमें 12 लोगों की मौत हुई। हालांकि यह खबर आज सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने बार में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस दौरान बार में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। एक पुलिस ओहदेदार ने कहा कि सेंट्रल मैक्सिको के गुआनाजो आतो रियासत के इरापो आतो शहर में यह वाकया पेश आया। हमलावर ने 6 खवातीन और 6 दीगर आदमियों पर गोली चलाई। हमले में 3 लोग जख्मी भी हुए। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़े इविन जेल में हफ्ते की रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग लगने के दौरान ही वहां गोलाबारी भी सुनाई दी। इस जेल में ज़्यादातर सियासी कैदी और एक्टिविस्ट हैं। इन पर मुजालिम की वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। दोहरी शहरियत रखने वाले लोगों को भी यहाँ बंद किया जाता है। ये वाक़या 22 बरस के
22 बरस की लड़की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद मुजाहरों के दौरान शुरू हुआ था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।